हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अकाउंटिंग का फर्स्ट लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें हम अकाउंटिंग के बारे में बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, लास्ट बट नॉट द लिस्ट अकाउंटिंग साइकिल। देखो, अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट है, उसके आने का मोटिव क्या है। देखो, जो भी बिजनेसमैन होगा वो लास्ट में जानना चाहेगा कि मैंने जो पूरा साल ट्रांजेक्शन्स करी हैं, इवेंट्स करे हैं, उनसे मुझे कितना नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। जो मेरी प्रोग्रेस है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, और मैं कितना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हूँ। तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर किसके साथ जुड़े हुए हैं? अकाउंटिंग के साथ जुड़े हुए हैं। जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है वो आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करेगी। देखो, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस के बारे में बताएगा, और जो बैलेंस शीट है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगी। तो आप अकाउंटिंग को कंपैरिजन कर सकते हो अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ। देखो, जैसे आप पूरा साल पढ़ाई करते हो, एग्ज़ाम देते हो, बीच में आपके यूटीज़ वगैरह भी होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है तब आपको पता चलता है कि आपकी एक्चुअल में परफॉर्मेंस क्या है। तो सेम अकाउंटिंग में भी वही होता है। आप पूरा साल अलग अलग ट्रांजेक्शन्स इवेंट्स करते रहते हो, एंड अकाउंटिंग स्टेटमेंट एक रिपोर्ट कार्ड के जैसे आपको इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती है आपकी बिजनेस ग्रोथ को लेकर। और अकाउंटिंग साथ में क्या है? अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी कि जैसे हमारी लैंग्वेज हिंदी, उर्दू, पंजाबी एक्सेट्रा है, तो सेम वैसे ही बिजनेस की लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग। यानी कि बिजनेस के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में कौन बताएगा, कौन कम्युनिकेट करेगा? अकाउंटिंग कम्युनिकेट करेगी। तो एक और डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। तो अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money transactions and events that are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। देखो, अकाउंटिंग क्या हुई? आर्ट है। किस चीज़ की आर्ट है? रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की। किसको? ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट्स को। और कौन से ट्रांजेक्शन्स को? जो फाइनेंशियल करेक्टर की है और जिनको आप मनी की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसको इंटरप्रेट कर देना है वेरियस यूजर्स को, लाइक इन्वेस्टर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गया, शेयर होल्डर्स हो गए, कंपनी अलग अनदर कंपनीज हो गई, पब्लिक, गवर्नमेंट एसेट्रा। आई होप कि आपको अकाउंटिंग का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो, फर्स्ट फीचर क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो अकाउंटिंग क्या है? आर्ट भी है और साइंस भी है। तो आर्ट और साइंस कैसे हुई? तो इससे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, आर्ट क्या है और साइंस क्या है। देखो, आर्ट तो क्या होती है? एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। तो सेम हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था अभी अभी, अकाउंटिंग भी क्या है? इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। तो सेम अकाउंटिंग भी क्या होगी? एक आर्ट होगी जिसके अंदर आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, और उसके बाद आप असरटेन करते हो कि आपका नेट प्रॉफिट या आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एंटरप्राइज की। और साइंस कैसे हुई? देखो, साइंस का मीनिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, और जो किसके ऊपर बेस्ड होती है? कुछ स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, उसको हम साइंस कह देते हैं। तो सेम अकाउंटिंग भी क्या है? कुछ सर्टन प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, और कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग के भी, यानी कि अकाउंटिंग के अपने खुद के स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर हम सारी जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है? साइंस भी है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। देखो, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि
इसके अंदर हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की है। इट मीन्स जिसको आप फाइनेंशियल टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो उसी को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब सोचो, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, क्या आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो कितने रुपए का झगड़ा हुआ? दो लोगों ने क्या कर स्ट्राइक कर ली, आपके एम्प्लॉयज़ ने, या फिर कुछ लॉक आउट हो गया या अनदर प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से आपके प्रोडक्शन का लॉस हो गया, तो कितने रुपीज़ का लॉस हुआ इसको आप नहीं डिफाइन कर सकते। आपके एम्प्लॉयज़ या मैनेजर्स कितने एफिशिएंट है, कितने स्किल्स है, कितने एबल हैं, आप उनको फाइनेंस की टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यानी कि सिर्फ आप उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे अकाउंटिंग के अंदर जिनको आप फाइनेंस की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, देखो अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि आपको सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करना है, उनको तो रिकॉर्ड करना है बट उनकी जो वर्थ है उसको रिकॉर्ड करना है। देखो जैसे आपने लैंड खरीदी, 2 एकड़ लैंड खरीदी, हम उनको फाइनेंशियल कैरेक्टर की है ऑफ कोर्स, लेकिन आपको 2 एकड़ लैंड रिकॉर्ड नहीं करना है, वो लैंड कितने रुपीज़ की है, कि आपकी 50 lakhs की है, 25 lakhs की है, वो आपको रिकॉर्ड करना है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, तो यहाँ पे हमने जो फंक्शंस हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक हिस्टोरिकल फंक्शंस एंड मैनेजरियल फंक्शंस। तो हिस्टोरिकल फंक्शंस वही सेम, जैसे कि फर्स्ट फंक्शन क्या है, रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है रिकॉर्डिंग करने की बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, कुछ स्पेसिफाइड रूल्स होंगे वो हम फर्दर लेक्चर्स में आगे कवर करेंगे कि आप किसी ट्रांजेक्शन्स को क्या रिकॉर्ड करने, क्या क्या रूल्स होते हैं, किस तरह के अकाउंट्स होते हैं, वो बाद की बात होती है। अकाउंटिंग के अंदर आपके पास बहुत सारी फॉर्मेट्स गिवन है, जर्नल एंट्रीज़ के लिए फॉर्मेट है, लेजर्स हैं, सब्सिडरी बुक हैं, जैसे कैश बुक हो गया, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। आप इनमें अपनी जो भी ट्रांजेक्शन है, जिस तरह का जो नेचर होगा ट्रांजेक्शन का, उसके अकॉर्डिंग उसको एक स्पेसिफाइड बुक में आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे। तो आपका पहला फंक्शन तो क्या है, जो भी ट्रांजेक्शन है, कौन सी, फाइनेंशियल कैरेक्टर वाली, उनको ही आप रिकॉर्ड करोगे अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में। सेकंड फंक्शन क्या है आपका अकाउंटिंग का, क्लासिफाइंग, यानी कि आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन जो आपने रिकॉर्ड कर दी, मतलब आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद जो सिमिलर नेचर की होंगी उनको क्लासिफाई करना है। यानी कि एक तरह की ट्रांजेक्शन्स को आपने एक सेपरेट अकाउंट में डाल देना है। यानी कि जैसे आपने कैश में फर्नीचर खरीदा, मशीनरी परचेज करी, आपने किसी को कैश पेमेंट करी, तो जितनी भी ट्रांजैक्शन कैश रिसीट से या कैश पेमेंट से होंगी वो आपको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर देनी है। तो ये होता है हमारा क्लासिफाइंग। तो इसके लिए हम सेपरेट अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, जैसे वेजेस अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, एडवर्टीजमेंट अकाउंट हो गया, कमीशन अकाउंट हो गया, एक्सेट्रा। अब थर्ड फंक्शन क्या है, समराइजिंग, यानी कि आपने जब डाटा को क्लासिफाई कर लिया उसके बाद आपको उस मैनर में समराइज करके रिप्रेजेंट करना होगा जिससे जो मैनेजमेंट है या अदर यूज़र्स हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर सके और उनके लिए वो डाटा क्या हो, यूज़फुल हो। तो जो आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा उसके बेसिस पर आप अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो तैयार करेंगे। जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस और नेट प्रॉफिट, नेट लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। एंड जो आपकी बैलेंस शीट है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि आपकी पर्टिकुलर एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हो। जब आपने रिजल्ट को समराइज कर लिया, अब क्या करना है, उसको इंटरप्रेट करना है, यानी कि जो वेरियस पार्टीज़ हैं जैसे ओनर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, पब्लिक, इन सब को आपने इंटरप्रेट करना है, कम्युनिकेट कर देना, बता देना है कि ये देखो ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आप इनको देखिए, अपना जो भी आपको डिसीजन लेना है उसके रिगार्डिंग आप ले सकते हैं। जैसे आपको फिर से कंपैरिजन अगर मैं कंपैरिजन करूँ आपके रिपोर्ट कार्ड से,
आपका रिजल्ट आ गया तो घर वालों क्या करते हो, इंटरप्रेट करते हो ना, रिपोर्ट कार्ड दिखा के बताते हो कि हाँ देखो हमने पूरा साल इतनी मेहनत करी है, हम कितने पानी में हैं। एंड आपके रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पर ही आपके पेरेंट्स फ्यूचर के लिए आपका डिसीजन लेते हैं कि आपके अंदर एबिलिटी कितनी है, आप कौन से स्ट्रीम के लिए परफेक्ट हो और क्या कर सकते हो। अब आते हैं मैनेजरियल फंक्शन। तो जो मैनेजरियल फंक्शन कौन सा होता है, इसमें प्लानिंग करना, बजटरी कंट्रोल या फिर जो फर्दर मैनेजमेंट रिपोर्ट होती है वो तैयार करना, ये सब इसका काम होता है। इसमें हम ना अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को इस तरह से तैयार करते हैं कि जो हमारी मैनेजमेंट है उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो, यानी कि वो डिसीजन अच्छे से ले पाए। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इनकी मकसद क्या है अकाउंटिंग का। तो पहला क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव भी है कि आपकी जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनका आपने कंप्लीट रिकॉर्ड रखना है और एक सिस्टमैटिक मैनर में जो भी आपके स्पेसिफाइड रूल्स होंगे उनके अकॉर्डिंग ही आप अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। तो जितना पॉसिबल हो सके आपने यहाँ पर जो भी फ्रॉड हो रहे हैं या फिर जो ओमिशन है उसको अवॉइड करना है। तो जो सबसे पहले आपकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी वो जर्नल में होंगी, उसके बाद सब्सिडरी बुक्स में होंगी, देन लेजर में होंगी। सेकंड क्या है, प्रोवाइड डिटेल्स फॉर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, यानी कि आपकी जो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि उससे हमें अपने कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हर एक डिटेल पता चले, यानी उसके असेट्स के बारे में और लाइबिलिटीज़ के बारे में। और हमें ये कौन डिफाइन करेगा, बैलेंस शीट डिफाइन करेगी कि आज के डेट में हमारे पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, क्या कितने हम फाइनेंशियली स्ट्रोंग हैं, किससे हमें कितना लेना है, किसको हमें कितना देना है। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि हमें अपनी जो फाइनेंशियल, सॉरी ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ द कंपनी, यानी कि आपको अपनी जो कंपनी है उसका फाइनेंशियल एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करोगे अपनी का, कि आप पता करोगे कि आपके जो नेट प्रॉफिट आपने कितने अर्न किए हैं, कंपनी को कितना लॉस सफ़र हुआ है और किस ट्रांजैक्शन की वजह से आपको ये लॉस सफ़र करना पड़ा, ताकि फ्यूचर में आप उस ट्रांजैक्शन को अवॉइड कर सको। देखो फॉर एग्जांपल आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए तो आप एनालाइज करोगे ना कि उस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम किस रीज़न की वजह से आए, मैंने रिवीजन अच्छे से नहीं करी थी या फिर मैंने उस सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी या टेस्ट वगैरह नहीं दिए, क्या रीज़न है, ताकि फ्यूचर में उसी सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स ना रहे और आप उस रीज़न को फिर से ना दोहराए, उसको अवॉइड करेंगे। तो उसके लिए एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द इन्वेस्टर, तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि आपकी जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है आपको खुद तो पता चल गई, अब आपको जो वेरियस पार्टीज़ हैं उनको, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी बतानी होती है। उनको बताना होता है कि हमारे कितने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, हमारा ग्रोथ का जो लेवल है वो कैसे डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है या फिर स्टेबल है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करनी है। टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आपको यहाँ पर देखो कोई भी आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में फ्रॉड आता है या कोई ओमिशन होती है या कुछ और एरर हो जाती है, तो जितना हो सके आपको उसको अवॉइड करना है। और अगर किसी बाई चांस हो भी गया तो किस स्टेटमेंट के लिए कौन अकाउंटेबल होगा, इसको भी आपने पहले से ही रेडी रखना है कि अगर कैश बुक किस पर्सन ने बनाई थी, अगर कैश बुक में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो पर्टिकुलर ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा। टू इंश्योर कंट्रोल, तो आपको यहाँ पे इंश्योर करना है कि कंट्रोल बना रहे, यानी कि जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं उनमें कोई भी गड़बड़ी ना हो और जो भी आपके मेंटेन कर रहे हैं स्टेटमेंट्स को वो मिल के अपना कोई भी फ्रॉड वगैरह कमिट ना करे। और जो भी ट्रांजेक्शन आपके फ़ायदे की नहीं है और आप बार बार उसी के ऊपर एक्सपेंस किए जा रहे हो तो उसके लिए आपको करेक्टिव एक्शंस लेने में मदद भी करता है अकाउंटिंग।
बेटर डिसीजन मेकिंग। तो अकाउंटिंग किसमें हेल्प करेगी? देखो, अकाउंटिंग आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करती है। उन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप डिसीजन लेते हो। जैसे कि पोटेंशियल इन्वेस्टर है, उसको यानी कि पोटेंशियल कौन होता है, यानी कि अभी तक वो इन्वेस्टर हुआ नहीं है बट इन फ्यूचर हो सकता है। तो आपने उसको अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर दी, आपने बता दिया कि हाँ ये देखो ये हमारी प्रोग्रेस है, ये हमारी पोजीशन है। तो आप अब देख लीजिए कि आपको हमारी कंपनी में, हमारे एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो अब जो इन्वेस्टर होगा वो आपके स्टेटमेंट को एनालाइज करके ही डिसीज़न लेगा कि मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करने में फ़ायदा है या नहीं है। अगर उसको लगेगा कि हाँ कंपनी की ग्रोथ हो रही है और ये प्रॉफिटेबल हो सकती है इन फ्यूचर और भी ज़्यादा, देन वो वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर देगा। क्वालिटी ऑडिट, यानी कि आपकी जो अकाउंटिंग का, देखो अकाउंटिंग में स्टेटमेंट्स होती हैं, मतलब कि बनाई एक सर्टिफाइड जो मतलब कि मेन पढ़ा लिखा अकाउंटेंट है वो इन स्टेटमेंट्स को तैयार करता है। अगर एक ऑडिटर के सामने पर्टिकुलर हम इन स्टेटमेंट्स को दिखा देंगे तो जो ऑडिटर होगा उसको भी ऑडिट करने में बहुत हेल्प हो जाएगी, जिससे एक अच्छी क्वालिटी की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो आपको मिल सकती है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का। प्रिवेंट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड्स। देखो, स्टेटमेंट्स के थ्रू आपको पता चल जाता है प्रॉफिट्स हुए या लॉस हुए हैं, और लॉस हुए तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, कि जो आपने फंड्स लगाए हुए हैं उनका कहीं पे कोई गलत यूज़ तो नहीं हो रहा, यानी कि हमने उसको कहीं गलत असेट्स में तो इन्वेस्ट नहीं कर दिया। अगर हमने कहीं पे उसको इन्वेस्ट कर दिया है तो उसको हम विदड्रॉ कर लेंगे। तो जो मिस एप्रोप्रिएशन है उसको प्रिवेंट करने में भी क्या करता है, अकाउंटिंग हेल्प करता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है। फिर टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट। तो एक बिजनेसमैन होता है, उसको टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी होती है, जीएसटीज वगैरह, ये सारे काम भी होते हैं। कुछ लीगल डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाए तो कोर्ट में एज अ प्रूफ भी लीगल एविडेंस देना पड़ता है। तो सिचुएशन में जो आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है वो ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करती हैं। आई होप कि आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल। तो हम इसमें देखो, साइकिल का मतलब क्या होता है, जो चलता रहता है, कि कभी भी एंड नहीं होगा। एक बार आपने ये करा उसके बाद ये करना है, देन कंटिन्यू चलते ही रहोगे चलते ही रहोगे, इनकी ख़त्म ही नहीं होगा। देखो, सबसे पहले क्या करते हो, एक आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट होंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं, जिनसे आपको फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिन डॉक्यूमेंट में से देख के आप अपने ट्रांजेक्शन्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या क्या आ सकते हैं, बिल्स आ सकते हैं, वाउचर्स आ सकते हैं। इनसे आपको पता चलेगा ना कि आपने इस महीने में कितना माल परचेज़ किया है, कितने आपकी बिक्री हुई है, कितना सेल्स हुआ है, रिटर्न कितना आया है, तो वो सब। तो सोर्स डॉक्यूमेंट से आप फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करोगे कि हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन करी है और इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर की है। उसके बाद आप जर्नल्स में उसको रिकॉर्ड करोगे। जर्नल्स में क्या होती है, एंट्रीज होती हैं, डेबिट करना, क्रेडिट करना। तो ये सब जर्नल के फर्दर रूल्स हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी बस ये समझ लो कि जब हमने सोर्स डॉक्यूमेंट में ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करा, उसके बाद जर्नल्स में रिकॉर्ड किया जाता है। फिर जब हमने जर्नल एंट्री कर ली, यानी कि और उसके साथ में हम कुछ सब्सिडरी बुक्स वो बनाते हैं, जैसे कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल और जर्नल प्रॉपर, ये सब कुछ। जब हमने जर्नल भी तैयार कर लिए और आपकी सब्सिडरी बुक्स हैं वो भी तैयार है, उसके बाद हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, जिनको हम टी शेप अकाउंट भी कहते हैं। और टी शेप भी कहते हैं, एक तो ये टी शेप का होता है, देखो लाइक दिस। यहाँ पे क्या होगा आपका, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो इस वजह से हम इनको टी शेप अकाउंट कहते हैं। यहाँ पे हम फर्दर अलग अलग अकाउंट्स बना देते हैं, इनकी सिमिलर ट्रांजेक्शन्स को एक सेपरेट अकाउंट में डाल देते हैं, जैसे कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, राम मोहन सोहन, ये सब। जब हमने अपने लेजर अकाउंट तैयार कर लिए, उसके बाद हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो इस फॉर्मेट का होगा
यहाँ पे पर्टिकुलर्स होंगे, यहाँ पे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ये डेबिट होगा, डेबिट को हम DR से रिप्रेजेंट करते हैं और क्रेडिट को CR से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम जो भी ट्रांजेक्शन होगी, यानी कि यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखा, जो भी हमारे अकाउंट्स हमने तैयार करे थे लेजर में, उनके बैलेंसेस को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। और फिर यहाँ पे अगर टोटल इक्वल आ जाता है दोनों साइड का, यानी कि डेबिट बैलेंस इज इक्वल्स टू क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं यहाँ पे, यानी कि आपने जो डाटा है वो अर्थमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। और अनदर एरर हो सकती है बट अर्थमेटिकली बिल्कुल ही ये करेक्ट है। तो ये आपका हो गया ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप बनाते हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी है? तो मेनली आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो तो बताएगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस के बारे में, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बताएगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में, और जो बैलेंस शीट है वो डिफाइन करेगी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाते हो, यानी कि फॉर द पीरियड। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है वो एज एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनाई जाती है। और उसके बाद फिर से क्या होगा? फिर से जो वही साइकिल है, सोर्स डॉक्यूमेंट, जर्नल, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, फिर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ये साइकिल है वो चलता रहेगा चलता रहेगा। आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? मीनिंग, फीचर्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड अकाउंटिंग साइकिल। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी सजेशंस देना हो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।